Hello, you all beautiful CA Foundation students. I hope each and every one of you is doing absolutely good. So guys, वीडियो का थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा, हम सीए फाउंडेशन जून 2021 एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मुझे तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। 15 ऑफ मार्च से हमारा 10 बजे से 10 या 10:30 बजे से फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन जून 2021 के लिए। फीस बड़ी नॉमिनल है, नीचे फोन नंबर आप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपकी जो गलतियां होती है बिजनेस लॉ के पेपर में लिखने में और जो भी छोटी 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 मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए वीडियो लाने वाला हूं। आज दिन तक या शाम तक आ जाएगा, तो उसको जरूर देखना। रिपीटर तो बिल्कुल देखना, और जो फ्रेशर है वो भी देखना, ताकि रिपीटर दोबारा गलती ना करे और फ्रेशर गलती ना करे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है, हमारे पास सीए फाउंडेशन जून 2021 बोले नवंबर 2021 के लिए लेटेस्ट लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर रेडी है। और बिजनेस लॉ के अंदर हम आपको 3 लेक्चर देते हैं, एक रेगुलर, एक बुल्स आई रिवीजन लेक्चर और तीसरा ब्रह्मास्त्र, और बीसीआर भी रेडी है। टोटल 120 आवर्स का कंटेंट रहेगा। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड कॉपी, एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल। और साथ ही साथ में ये जो पीडीएफ है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा या बताऊंगा, उस पर रेगुलर लेक्चर की पूरी डिटेल दी हुई है जो यहां पे लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। और कुछ और क्वेरी हो तो नंबर जो दिया है उसमें आप कॉल कर सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या। तो एक स्ट्रक्चर पहले समझ के लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स का आता है हमको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप 16 मार्क्स का आता है। एलएलपी 5 मार्क्स का आता है और कंपनीज एक्ट 13 मार्क्स का आता है। ऐसे करके टोटल 72 मार्क्स का आपको बिजनेस लॉ से आना आता होता है, जिसमें आपको बनाना 60 मार्क्स का होता है। ओके सर, कैसे 72? 12 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है। बचे हुए 5 में से आपको कोई 4 बनाने होते हैं, इसलिए करके आपको 70 में से 60 मार्क्स का अटेंड करना होता है। अब नीचे यहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं कि क्वेश्चन 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कहां से पूछते हैं। एक बार आप इसको देख लेना, इसको आप देख के समझ सकते हो। बट नीचे की चीज जो समझाने वाली वो मैं आपको समझा देता हूं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि उसमें से 22 मार्क्स का आता है। 22 मार्क्स में भी कैसे आता है आपको यहां पे एक बार मैं बाइफर्केशन दिखा दूं। 10 मार्क्स का उसमें से आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 12 मार्क्स का आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। वैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 12 मार्क्स का डायरेक्ट आता है। ठीक है, बाकी देखो 16 मार्क्स। एलएलपी में तो एक ही आता है 5 मार्क्स का, और कंपनीज एक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल 7 मार्क्स का, और डायरेक्ट आता है 6 मार्क्स का, ऐसे करके 13 मार्क्स। ठीक है सर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ये देख के भी समझ सकते हो, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको 6 यूनिट है। मेरी बात ध्यान से सुन के लेना। आप लोग क्या करते हो, सारी चीज कर लेते हो। बोलने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा डोंकी वर्क हो जाता है, बट मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं। एक सिस्टम समझो, एक स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रेटेजी समझो कि क्या पढ़ना है और क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप करना सिखा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। तो जितने भी आपके सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आ रहे सबको बंद कर दो। खतरनाक फ्रूटफुल होने वाला है ये वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। लंबा जरूर रहेगा वीडियो, लेकिन तुम्हारे बिजनेस लॉ के पेपर में 4 चंद लगा लेगा, डिस्टिंक्शन से पास होगी। याद रखना, अगर इस स्ट्रेटेजी को अपना लिए तो। बहुत रिसर्च करके इसको मैं बनाया, बहुत ज्यादा रिसर्च करके। सुनना मेरी बात। 6 यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें आज तक सिर्फ एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया, वो एक्चुअल में यूनिट बना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। बराबर, सुनना मेरी बात। अब उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, अगर आप यूनिट 1 का ध्यान करेंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ। यूनिट 1 में आपको ये पूछेगा क्या कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, या बताओ सेक्शन 10 की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या यूनिट 1 में आपको ये पूछेगा, या ये पूछेगा कंसीडरेशन बताओ। कंसीडरेशन के लिए तो यूनिट 2 एक्सक्लूसिवली है, फ्री कंसेंट के लिए यूनिट 3 एक्सक्लूसिवली है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड वाले के लिए यूनिट 3 एक्सक्लूसिवली है। तो यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पूरा पढ़ना है क्योंकि वो बेसिक है, वो जब तक नहीं समझ में आता तो यूनिट 2 यूनिट 3 आप बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सारा पढ़ना जरूरी है? नहीं। कंसेप्चुअल पॉइंट के लिए बेसिक बेस बनाने के लिए यूनिट 1 था। उसके बाद अपने को क्या करना है, यूनिट 1 में एक अपना टॉपिक आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उससे क्वेश्चन आ भी चुका और आने की संभावना भरपूर है।
दूसरा उसमें है ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ये टेक्निकल टॉपिक जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका और आने की भी पूरी संभावना है। क्या क्या बोला? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ये जो तीन टॉपिक बोला इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ भी चुके हैं और लास्ट टाइम ही क्वेश्चन आए थे और मैंने बोला भी था वो आएगा। पिछली बार भी मैंने दिसंबर 20 और जनवरी 21 वालों के लिए जब क्वेश्चन दिया था 90% ऑफ द क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। पुरानी वीडियो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो और अभी मैं दिखाते दिखाते भी आपको बता ही दूंगा। सुनिएगा मेरी बात। तो आपको इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर और कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ये, इसके अलावा और कौन से टॉपिक इसमें आ सकते हैं? जैसे ऑफर, डिफाइन करो ऑफर और उसके इसेंशियल एलिमेंट क्या है, डिफाइन करो एक्सेप्टेंस और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। वो एक्सेप्टेंस वाला तो लास्ट टाइम ही आ गया था। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है आपके इतने सारे यूनिट 1 के अंदर जो आपको एक्चुअल में पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें ही क्वेश्चन आता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताए थे, मैं अभी दोबारा भी बता रहा हूं कि ये आ भी चुके हैं, और अगर ये नहीं आए तो इसके अलावा इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। ध्यान से समझना स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ चुका है नवंबर 18 में। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था बट ठीक है, बन गया लोगों को। अब एज इट इज वही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो उससे मिलते जुलते इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से कौन से क्वेश्चन की संभावना है, कैरेक्टर बदल देगा, कुछ सब्जेक्ट मैटर बदल देगा, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बनता ही नहीं है, जो बनेगा प्रैक्टिकली आपके सामने। दूसरा उसके बाद मैंने आपको बताया ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर नवंबर 18 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। अब यही एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाए इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, बट इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल है। ये टेक्निकल टॉपिक में ही प्रैक्टिकल केस स्टडीज आपका इंस्टीट्यूट बनाता है, तो उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो आपको यहां पे दिए हुए। सर ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसके आंसर किधर है? बेटा इसके आंसर वाली पीडीएफ मैं आपको नहीं दे सकता, ये बुल्स आई नोट्स है मेरे, इसमें मैंने तमाम क्वेश्चन कवर कर लिए अब तक के जितनी आरटीपी हो। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में वो आरटीपी नहीं, वो बहुत पहले आई थी, वो आरटीपी मेरे पास थी, वो एमटीपी मेरे पास थी, पास्ट एग्जाम पेपर, इवन दिसंबर 20 जनवरी 21 के जो क्वेश्चन आए उनको लिखना कैसे, इसके जो आंसर जो मेरे पास हैं बुल्स आई नोट्स में, उस पर लिखा ऐसा नहीं है कि बस बता दिया आंसर, एग्जाम में कैसे लिखना है वैसा है। बहुत लोगों ने उसको परचेस करके रखा है, इसलिए मैं उसको फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उनकी वैल्यू क्या रह जाएगी जिनने परचेस किया। तो इन सब के आंसर आप मेरे एप्लीकेशन में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से ले सकते हैं, अपडेटेड है वहां पे, और लेटेस्ट वाला मैं लॉन्च भी करने वाला हूं, वही वाला आपको वहां पे मिलेगा। तो ये ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको 2 और दे दिए एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है मोड्स ऑफ रिवोकेशन, कितने तरीके से आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो। तो नवंबर 18 में ये 5 मार्क्स का आया था और अभी भी इसके आने की चांसेस प्रबल है। अभी सुनना मेरी बात, अब यूनिट 1 में अगर अंदाज लगाओगे तो पूछने वाले टॉपिक ही क्या है, ऑफर पूछ लेगा या एक्सेप्टेंस पूछ लेगा, तो उनकी एसेंशियल, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, ऑफर वर्सेस इनविटेशन, और है ही क्या इसके अलावा? इसके अलावा और है क्या? आपको ये पूछेगा बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको ये पूछेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, नहीं। तो जहां पे वो टेक्निकल पॉइंट है उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बना के देंगे, और जहां पे वो डायरेक्ट है, जैसे मोड्स ऑफ रिवोकेशन है, अब इसमें क्या बोलेंगे वो प्रैक्टिकल, तो उसको डायरेक्ट ही दे सकते हैं। अब देखो डिफाइन एन ऑफर, ये आज तक आया नहीं है, आने की संभावना प्रबल एकदम, आरटीपी नवंबर 19 में था। ये एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक मैंने लास्ट टाइम ही बोला था इसको पढ़ के जाना, ये आ सकता है। तो देखो ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि मॉड्यूल के पीछे आरटीपी नवंबर 20 में आया था, तो मैंने बच्चों को बोला था कि भैया ये पढ़ लेना, ये आ सकता है, और ये जनवरी 21 में 7 मार्क्स का आ भी गया, इसीलिए मैंने उसको ब्लैक में रखा है। अब एक बात और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन जनवरी 21 यानी कि आपके अटेम्प्ट से जस्ट एक अटेम्प्ट पहले पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं करेगा। यानी कि सर डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस और इसके लीगल प्रोविजन बनाओ, ये एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा। तो सर इसमें क्या दे सकता है बेटा, इसके किसी भी पॉइंट में ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने नीचे दे दिया है, ये एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये पढ़ लेना ये पढ़ लेना, तो उसको रटना नहीं है, उसको कंसेप्चुअली पढ़ना है। अब जैसे आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट ही मत करना, ये आएगा ही नहीं, लेकिन इसके जो एसेंशियल है, जो लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसमें किसी भी एक रूल में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो मैंने एक आइडिया के लिए आपको दिया कि देखो ये एक्सेप्टेंस के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िएगा और बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अब ये वाला जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन वाला ये क्वेश्चन है, ये आरटीपी नवंबर 18 में था, मैंने बच्चों को बोला था पढ़ लेना,
सेम क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन इससे मिलता जुलता, यानी कि थोड़ी सी इसमें डेट्स डाल दी, सब्जेक्ट मैटर पूरा वही है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस वैलिड माना गया है कि रिवोक माना गया है, सेम क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जनवरी 21 6 मार्क्स में। अब मुद्दे की बात क्या है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछना कोई बनता नहीं है, प्रैक्टिकली बनता है। जनवरी 21 में ही इसको पूछ लिया, तो इसके अलावा जितने टेक्निकल पॉइंट है उस पर आप ज्यादा ध्यान दो और उसको रीड करके जाओ कि खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली ये पूछ ले तो अपने को बन जावे, चांसेस लीस्ट है। तो अपने को पढ़ना क्या, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ लेने का, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर के मैंने 3 क्वेश्चन दिए वो पढ़ लेने का। लास्ट टाइम एक्सेप्टेंस पूछा है, हो सकता है इस बार ऑफर पूछ दे और उसके इसेंशियल एलिमेंट पूछ दे, तो वो पढ़ के जाइएगा। ठीक, ये होने के बाद अब एक नया ट्रेंड जो मैंने देखा है इंस्टीट्यूट का, कि इंस्टीट्यूट ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थ्रो कर रहा है आपको। अब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप से बता दिए, बोले पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती बताओ, पार्टनरशिप एट विल क्या होती बताओ, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी दिए थे और अभी मेरे को लगता है ये आ सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल के पीछे भी दिए हुए। मॉड्यूल के पीछे क्या दे दिया आपको, सिचुएशन दे दिया, आपको डायरेक्टली नहीं पूछ रहे बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब क्या होता है, ये नहीं पूछ रहे, आपको सिचुएशन दे रही है और ये पूछ रहा है बताओ ये किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, सिचुएशन देख के बताओ ये किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, कि वैलिड है कि वॉइड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है, उसके कंसेप्ट प्रिपेयर करना है, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आप बता पाओ कि वैलिड है कि वॉइड है। तो ये क्वेश्चन आ सकते 4 मार्क्स में, आपको सिचुएशन दे दिया, बताओ वैलिड है कि वॉइड है, बराबर है क्या। ये तीनों क्वेश्चन 7, 8, 9 में एक ही बात बोला है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, इंस्टीट्यूट कुछ भी थ्रो कर रहा है आजकल, कि बताओ सिचुएशन दे दी कि बताओ ये वाला वैलिड है कि वॉइड है। तो ये पूरे के तीनों आप लगा के जाइएगा, इससे आपके कंसेप्ट भी इंप्रूव होंगे और आपको वैलिड और वॉइड अपने आप याद हो जाएगा। आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं होगी, कंसेप्चुअली जब दिमाग में बैठ जाएगा तो उसको वहां पे लिखने में आसानी होगी। यानी कि सर कंक्लूजन बता दो सर, यूनिट 1 में अपने को करना क्या, तो बेटा यूनिट 1 में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के क्वेश्चन 3-4 दे दिए, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर ये करने का, एक्सेप्टेंस पूछ चुका है, पढ़ जरूर लेना क्योंकि किसी पॉइंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकता है, और मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे दिया। ऑफर पढ़ लेना, रिवोकेशन के मोड्स पढ़ लेना, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो पढ़ लेना, ताकि आप ये जज कर पाओ कि सिचुएशन के हिसाब से वैलिड है कि वॉइड है। ये हो गई बात। अब सर वो जो था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बेटा उसमें जनवरी 21 में ही लेटेस्ट क्वेश्चन दे दिया, जो बोला था वही दिया है, बस थोड़े से कैरेक्टर का वेरिएशन करके दिया है। पढ़ के जा, छोड़ना कुछ भी नहीं है, रीड सब करके जाना, लेकिन जितने टॉपिक बोल रहा हूं उनके अलावा, यानी कि जो लास्ट पूछा है, एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो जो क्वेश्चन लास्ट पूछा है बस लेटेस्ट, उसी को एज इट इज अगर क्वेश्चन उठा दे देगा तो इस टर्म का कोई मतलब रह जाएगा क्या। तो आप ये 99.99% में केस में देख लेना कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछता है उसको उठा के नहीं देता, बहुत रेयर केस होता है कि एक आधी क्वेश्चन रिपीट हो गया, बाकी लास्ट टाइम जितने क्वेश्चन पूछे आंख बंद करके आप उसको छोड़ सकते हो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा। हो सकता है उसके ऊपर प्रैक्टिकल आ जाए पिछला अगर डायरेक्ट था तो, लेकिन वो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आने वाला नहीं है। तो ये था यूनिट 1 का बेटा। ये पीडीएफ कहां मिलेगी ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, मेरे एप्लीकेशन में कहां मिलेगी। अभी ध्यान से इस चीज को समझो, लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत मजेदार वीडियो, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, ठीक है। दूसरा मैं आपको आता हूं बताता हूं यूनिट 2। अब यूनिट 2 में मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कंसिडरेशन वाला यूनिट है। आज तक टोटल 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 और फिर दिसंबर 20 और जनवरी 21। ये दोनों तो एक ही थे बट 2 में डिवाइड हो गए। तो ऐसे करके 5 बार 6 बार एग्जाम, 5 बार हो गए एग्जाम। सिर्फ एक ही अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है। 4 पेज का यूनिट है लेकिन खूंखार है, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अब इसमें मैंने आपको लास्ट वाले टर्म में मैंने बच्चों को बताया था कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, यानी कि एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के भी कब वैलिड रहता है। इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, बोला था आएगा आएगा और आ गया। अब ऐसा नहीं है कि अब नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट बोला, लास्ट टाइम पूछ लिया तो इस बार नहीं आएगा, इस बार डायरेक्टली नहीं आएगा जैसे उनको पूछ लिया था, लेकिन उसके नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स बताए कि इस टाइप ऑफ एग्रीमेंट में बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट बन सकता है। तो वो किसी पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा। तो इनने किया क्या तुमको पता है, दिसंबर 20 में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, जनवरी 21 में उनमें से ही किसी एक टॉपिक में उठा के, यानी कि उनमें से ही किसी एक एग्रीमेंट को उठा के प्रैक्टिकल दे दिया। दोनों अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आ गया और मैंने बोला था कूट कूट के कि इससे क्वेश्चन आएगा ही,
अब तुम्हारे अटेम्प्ट में क्या होने वाला है ध्यान से समझ के लेना। जून 21 में वैसे तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जैसे डिफाइंड कंसीडरेशन और लीगल रूल्स बताओ। ये एक बार अपने को नवंबर 19 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं, आप लिख लेना। नवंबर 19 में ये पूछा था 7 मार्क्स का, बराबर है क्या। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, बताइए। और इसके अगर कुछ एक्सेप्शन है क्या, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एक्सेप्शन भी है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है ना कि जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वही केस करेगा, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है। तो आपको पता है ये सोहन लाल वाला केस है। सोहन लाल वाला केस जो है ये मई 19 में आया था। इसमें कंसीडरेशन के 2 पॉइंट को मिला दिया था। कौन कौन से, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो एक्सेप्शन का लास्ट पॉइंट कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और चिन्नैया वर्सेस रमैया का जो केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का जो केस आपको पता होगा कि कंसीडरेशन थर्ड पार्टी से, ये दोनों को मिक्स करके सोहन लाल वाला केस बनाया गया था। बहुत डिटेल में हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो इस टॉपिक से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि आपको ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनसे मिला हुआ है, यानी कि 2 टॉपिक्स है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का जो केस है वो, और सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट वाला है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, उससे मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक, ये बलवंत वाला जो क्वेश्चन है, चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला क्वेश्चन है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखो, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट टाइम बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 21 में 5 मार्क्स का दे दिया, और दिसंबर 20 में उसी नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स है, उसके एक्सेप्शन है कि कितने प्रकार के ऐसे एग्रीमेंट में जो बिना कंसीडरेशन के, तो उसी में से एक पॉइंट को उठा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया था 2 मार्क्स का। समझ में आई बात। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के नहीं आएगा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, क्योंकि जनवरी 21 में आ गया। लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी कि किसी भी एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे देगा, जैसे इसमें दिया, तो इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अगर इतना ही पढ़ लिया ना, मतलब इतना ही पढ़ लिया, मतलब जो मेरी पीडीएफ है उसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो कंसेप्चुअली आंसर एग्जांपल सब है, आपने यही पढ़ लिया ना, इनफ है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं इस पीडीएफ के अंदर, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो बुल्स आई नोट्स जिनका मैंने नाम दिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ कवर कर लिया इसमें। मेरे बच्चे गवाह हैं जो पिछली बार एग्जाम दिए और पास भी होकर आप मेरे साथ सीए इंटर में, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और अगर रिपीटर भी हो तो भी पता होगा कि क्वेश्चन आए तो थे, आप प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये आज तक नहीं पूछा है, लेकिन ये मॉड्यूल के पीछे भी दिया हुआ है, एमटीपी पे भी दिया, आरटीपी पे भी दिया है, और इंस्टीट्यूट अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन दे देता, पता भी नहीं चलता। तो वैसे तो इस यूनिट से पूरा पढ़ना है। मेरे हिसाब से इस बार इस अटेम्प्ट में ये वाले क्वेश्चन की आने के चांसेस है। पहला ये वाला हो गया, दूसरा आपको ये वाला आने की चांसेस है, डिफाइंड कंसीडरेशन वाला, और सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो आज तक नहीं आया। वैसे तो इसमें पढ़ना पूरा है, लेकिन इन जो क्वेश्चन है जो पहले बहुत बार आ चुके, अभी लेटेस्ट में नहीं है, उनके क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। तो आपको पढ़ना तो पूरा, इसमें आपको छोड़ना कुछ भी नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब थर्ड यूनिट का खेल समझ के लो। थर्ड यूनिट में इंस्टीट्यूट का सीधा एक जगह फोकस है, एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट। पिछले 4-5 अटेम्प्ट का इतिहास अभी दिखा देता हूं, पहले भी बोला था, अभी वापस से बोल रहा हूं। फ्री कंसेंट किसकी वजह से फ्री नहीं हो पाती है, बराबर है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। पिछले 5 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि कौन सी वजह से फ्री कंसेंट, यानी कि कंसेंट फ्री किस वजह से नहीं होती। अब देखना, ध्यान से समझना, मैंने लास्ट टाइम भी जो बोला था और मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत मजा आएगा, आपकी आधी चीजें यहीं सॉर्ट हो जाएगी। सुनो, इंस्टीट्यूट ने जब से ये सीए फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव हुआ तब से मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान देना। कोअर्जन पूछा कब, 19 में, ठीक। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब पूछा, मई 19 में, यानी कि मई 19 नवंबर 19 में इन पे, यानी कि किस वजह से कंसेंट फ्री नहीं होती उस पे फोकस है, ठीक। उसके बाद फ्रॉड कब पूछा, मई 18 में, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3, मई 18, मई 19, नवंबर 19, ये 3 लगातार इस पे ही फोकस कर रहा है। अब एक टॉपिक ऐसा था मिस रिप्रेजेंटेशन जो आज तक पूछा नहीं था। मैंने बच्चों को बोल दिया था, देखो भैया कोअर्जन पूछ लिया नवंबर 19 में, लेटेस्ट ही पूछा था। मई 19 में अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछ लिया है, मई 18 में आपका फ्रॉड पूछ लिया है, मिस रिप्रेजेंटेशन को आज तक नहीं पूछा है, पढ़ लेना, इस बार आ जाएगा। तो मैंने ये बोला था कि आप कोअर्जन को तो छोड़ ही देना, इनको तो पढ़ लेना, लेकिन
आप मिस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से पढ़ना। इंस्टीट्यूट ने क्या किया पता है, इस बार फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिस्टिंक्शन पूछ लिया। मुद्दा यह है कुल मिला के इंस्टीट्यूट इस यूनिट से अगर फोकस करता है तो सबसे पहला टॉपिक यह है कंसेंट किस वजह से फ्री नहीं होती है। तो कोअर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये 4 पे खतरनाक फोकस रहता है इंस्टीट्यूट का। एक क्वेश्चन आता ही है, और ये सिर्फ आपके केस में नहीं है, सीएमए इंटर वालों को भी इस बात पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इस यूनिट में कौन से टॉपिक में ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ऐसा, कंसेंट क्यों फ्री नहीं होती, तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने हैं। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो पूछा है, लेटेस्ट में डिफरेंस पूछ लिया फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का। तो हो सकता है अगली बार आपको कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस पूछ ले। अभी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में पूछा, कोअर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही पूछ लेगा, कौन सी बड़ी बात है, बराबर। तो इस यूनिट में आपको फोकस किस पे करना है, इस यूनिट पे आपको फोकस करना है कि कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से कंसेंट फ्री नहीं हो पाती, पहला। दूसरा, वेगरिंग और इंश्योरेंस वाला जो है इसके बीच में डिफरेंस पूछता है आपको जनरली। ये लास्ट टाइम मैंने बोला था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, मेरे को लगता है पूछेगा, पूछा लास्ट टाइम पूछ लिया। अब एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूछ लिया तो अब ये दोबारा नहीं पूछने वाला। तो और कौन कौन सी चीज इसमें पूछ सकती है वो मैं आपको बताता हूं कि और कौन से पॉसिबल चांसेस है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि किस वजह से कंसेंट फ्री नहीं होती। तो कोअर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो पढ़ना ही है। मिस्टेक वाला जो टॉपिक है बड़ा छोटा सा दिया, आप रीड करके भी छोड़ दोगे ना तो सफिशिएंट है, उसको पूछने वाला नहीं, उसके चांसेस नहीं इतने पूछने के। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, और एक बात, जब मैं आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ने बोल रहा हूं तो देखो नीचे में मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्वेश्चन भी दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोअर्जन में ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते जैसा नहीं दिखता, यानी कि बहुत भारी का जिसमें इंस्टीट्यूट आपको घुमा सके। तो कोअर्जन का मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि अपेरेंटली दिख जाता है कि ये कोअर्जन है। तो अपेरेंटली जो चीज दिख जाएगी वैसी केस स्टडी आपको नहीं देती। अनड्यू इन्फ्लुएंस में घुमा सकते हैं, तो मैंने 2 केस स्टडीज भी दे दी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जब आप पढ़ के जाओ तो ऐसा नहीं फिर रट लिए, कंसेप्चुअली पढ़ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए तो आपको बन जाए। तो नीचे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी दिया। फ्रॉड के भी मैंने नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेगरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस दिसंबर 20 में पूछा है, जनवरी 21 में नहीं पूछा। तो बराबर है कि इसको दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि इसको मई 18 में भी एक बार पूछा था और बोला था मैंने इसको पढ़ लेना, तो ये दिसंबर 20 में पूछ लिया, इसलिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया ताकि आपको अलग से दिखे कि ये मैंने पहले बोला हुआ था और ये पूछा भी है। ठीक, अब इसके अलावा तीसरे यूनिट में एक माइनर वाला टॉपिक है कि माइनर को अगर आप नेसेसरी प्रोवाइड करोगे, बराबर है क्या, तो उसके लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होती। आज तक वो क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट कभी भी पूछ सकता है, ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया उसी का। और माइनर लायबल होता है नेसेसरी को पे करने के लिए, इसमें कमेंट करो नहीं, माइनर लायबल नहीं होता, उसका स्टेट लायबल होता है। तो जो भी क्वेश्चन है मई 18 में तो पूछा ही है और साथ में मैंने प्रैक्टिकल भी दे दिया। तो 2 टॉपिक हो गए, एक माइनर वाला, एक फ्री कंसेंट वाला, वेगरिंग और इंश्योरेंस वाला तीसरा टॉपिक हो गया। ठीक, अब देखो ये मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बोला था कि भैया मई 20 में भी है, मई 19 में भी इसको पढ़ लेना। और मिस रिप्रेजेंटेशन का तो क्वेश्चन है ही, साथ में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें 2 कराए थे कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट नहीं आया तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल दिसंबर 20 में 7 मार्क्स का, 20 में, जनवरी 21 में नहीं, दिसंबर 20 में 7 मार्क्स का मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का डिफरेंस। तो आप देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो आप कि कंसेंट क्यों फ्री नहीं होती, उसके जितने एलिमेंट है बार बार उसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। जनवरी 21 में क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि जनवरी 21 में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूछ दिया, वो भी मैंने बोला था आएगा, तो वो दोबारा नहीं आएगा, ये आएगा बराबर से कि कंसेंट क्यों फ्री नहीं होती है। जो जो टॉपिक बोलो सबको ध्यान रखना। अब देखो ये वाला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला क्वेश्चन था जो मैंने बोला था पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन आया बट सब्जेक्ट चेंज कर दिया। यहां पे ना चार्टेड अकाउंटेंट था, यहां पे एक वकील वाला एग्जांपल दे दिया, सॉरी दिसंबर 20 में ही ये 4 मार्क्स का पूछ लिया, बराबर है क्या। तो ये दिसंबर 20 में पूछा, मैंने गलती से जनवरी 21 बोल दिया था, तो ये दोबारा भी पूछ सकता है। अब जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में वकील वाला और चार्टेड अकाउंटेंट वाला ही देगा, और कोई सा भी पूछ सकता है, बराबर है क्या। एक इसमें जनवरी 21 में जो क्वेश्चन पूछा है वो समझने वाला है जोरदार, ये वाला जहां पे घूस वाली बात थी, यानी ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस वाला पॉइंट था, ये जनवरी 21 में था। अब मेरी बात सुनना, इससे अपने को ये समझ में आता है आपके यूनिट 3 के अंदर एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बहुत सारे टाइप दिए, तो ये वन ऑफ द एग्रीमेंट है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, बराबर है क्या, कि जो पब्लिक ऑफिस है जैसे पुलिस वाला है,
तो आप पुलिस की नौकरी किसी को पैसे देके नहीं ले सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बराबर है क्या? तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर एक ये आता है ट्रैफिकिंग वाला, एक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आता है, और ऐसे करके बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है एग्रीमेंट वाले। तो उसमें से आपको एक ये देख लेना जहां पे कंसीडरेशन अनलॉफुल है, बराबर। एक टॉपिक उसमें एग्रीमेंट जिसका कंसीडरेशन अनलॉफुल है, वो वाला भी आप टॉपिक देख लेना। तो अब ये एज इट इज तो रिपीट नहीं करेगा, इससे मिलते जुलते नहीं कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के जितने भी एग्रीमेंट हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आपको दे देवे। सर इन ऑल क्रक्स क्या है ये बता दीजिए। क्रक्स ये है मेरे बच्चे, कंसेंट कौन कौन सी वजह से फ्री नहीं होती, ये पूरे टॉपिक आपको देख लेना। कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, वेगरिंग और इंश्योरेंस वाले का डिफरेंस आपको देख लेना है, ठीक है, थॉरोली पढ़ना है इसको। उसके अलावा मैंने आपको बताया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो पढ़ ही लेना, एग्रीमेंट अपोज टू पॉलिसी के अंदर जितने भी एग्रीमेंट है वो सब पढ़ लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन निकाल रहा है। तो सर टॉपिक क्या आ गया, एक कंसेंट वाला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेगरिंग वर्सेस इंश्योरेंस, और आपका एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। हो सके तो लिख भी लेना साथ में, और उन सबके क्वेश्चन यहाँ पे दिए, लिखोगे भी नहीं तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए ही है लगाने के लिए। एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि जनवरी 21 में आ चुका है। थर्ड टॉपिक यहाँ पे, थर्ड यूनिट खत्म हो जाता है, मेरे याद सुनना। फोर्थ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चुनिंदा टॉपिक है। इस बार इतना छोटा सा क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया, सिर्फ 2 मार्क्स का, दिसंबर 20 या जनवरी 21 में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, उससे एक्चुअल में क्वेश्चन बनाया क्या, कोई अच्छा सा क्वेश्चन बनता भी नहीं है उससे। तो इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें उठा के दे दिया, मैं आपको बता दूंगा क्या। वैसे इसमें इतने खतरनाक टॉपिक है, आज तक 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं सीए फाउंडेशन में, आज तक इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। ये यूनिट बना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, बराबर है क्या? अब सर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से ये बता दो। सबसे पहले बेटा एकदम गर्मा गर्म टॉपिक इसका जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन 59, 60, 61। ये 3 सेक्शन है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के, और इसके आने की इतनी खतरनाक चांसेस है। रीजन सुनना मेरी बात, एक तो उसका टॉपिक, उसका कंसेप्ट इतना तगड़ा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का, कि मुझे लगा नहीं था कि इतना टेक्निकल क्वेश्चन कभी फाउंडेशन वाले बच्चों को पूछ दिया जाएगा। एक अटेम्प्ट में पूछ दिया, नवंबर 19 में पूछ दिया, यहां पे नवंबर 19 में पूछ दिया। नवंबर 19 में पूछने के बाद उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल है आईसीएआई की अपडेटेड वाला, उसके यूनिट 4 में इसी प्रकार का क्वेश्चन एक मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन बना के दे दिया, बराबर है क्या? तो उसको भी पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेने का, आने के बहुत खतरनाक चांसेस है। बहुत प्यारा कंसेप्ट, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से 6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो पहला तो हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला 59, 60, 61। एक इसमें टॉपिक बहुत जोरदार आता है सेक्शन 40, 41, 42 में, और सेक्शन 37। कौन कौन से सेक्शन 37? सेक्शन 37 में क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू परफॉर्म। यानी कि जैसे कि मान लो कि एक बाप ने पेंटिंग बनाने का एग्रीमेंट किया, बाप मर गया, तो पेंटिंग बनाना तो पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस में, तो क्या तुम बेटे को बोल सकते हो कि तू पेंटिंग बना के दे, कि पैसा वापस मांगेंगे? यानी कि पार्टी की ऑब्लिगेशन है क्या है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्या? तो बोले नहीं, पर्सनल स्किल में है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन पर्सनल स्किल में नहीं है, पैसे लेन देन की बात ही तो उसका बेटा ही देगा, बरोबर है क्या? तो सेक्शन नंबर 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 41, 42, 43, सेक्शन 40, 41, 42, ये 3 सेक्शन और बहुत जोरदार इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ध्यान देना कौन कौन सी बात मैं आपको बोल रहा हूं। सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, एक ये वाला टॉपिक 37, ठीक। उसके बाद एक ये लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, यही 3 टॉपिक है, ठीक। आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन वापस दोबारा बनेगा नहीं, मैं दिखा भी देता हूं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सेक्शन 59, 60 और 61, बराबर है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं इसके एकदम इजी लैंग्वेज में आंसर ड्राफ्ट करके लिखा हुआ है, कहां से मिलेगा आपको मैं बता भी दूंगा, और आप नंबर से फोन करके पूछ भी सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। तो एक तो ये क्वेश्चन आप लगा के ही जाना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के लिए, एक ये, और मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला, बहुत प्यार से बहुत डिटेल में मैंने इसको अपने लेक्चर में ऑलरेडी समझाया हुआ है, सारे लेक्चर में, चाहे रेगुलर हो, चाहे बुलसाई रिवीजन लेक्चर हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, जिसके आप इंक्वायरी कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके। तो डिटेल में इसको समझाया। एक क्वेश्चन मॉड्यूल के पीछे भी लेटेस्ट आया, तो आप इसको जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है सर। ये नवंबर 19 में 6 मार्क्स का पूछा था, ठीक। अब जो मैंने आपको वो जो बाप और बेटे का एग्जांपल दिया पेंटिंग वाला, ये पूछा था मई 19 में, अगेन 6 मार्क्स का।
तो देखो ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो इसी कंसेप्ट के बेसिस में तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अगर आप ये पढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको बन ही जाएगा अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो। उसके बाद ये वाला एक्स एंड वाई, अब इसमें एक और टॉपिक है यूनिट 4 के अंदर, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो नवंबर 18 में 4 मार्क्स का आता है, सेक्शन नंबर 65 है, ये भी जरूर देख लीजिएगा। अच्छा अब ये एज इट इज आए तो जरूरी नहीं है, तो उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है ये मैंने नीचे दे दिया है। उसके अलावा जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी वाला जो आपको मैंने ऊपर बताया था, ऑब्लिगेशन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी, ये भी मई 18 में आया हुआ है, तो ये एज इट इज ना आए, हो सकता है ऐसा, तो मैंने रिलेटेड क्वेश्चन भी नीचे डाल दिया कि ये ना आए तो ये, तो दोनों प्रकार के आप क्वेश्चन लगा के जाइए, कोई ना कोई तो इसमें से आएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन है ये रिलेटेड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस के लिए लगा ले, उसके लिए ये मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन कभी छोड़े नहीं जाते, कभी ना कभी उठा के पूछ लेते, इसलिए मैंने पीछे डाल रखा है इसको। अब एक क्वेश्चन ग्राउंड्स टू डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं पूछा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं क्या है। 12 मार्क्स के आपको इसमें से टोटल क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बराबर। 10 मार्क्स का आपको क्या आता है प्रैक्टिकल, यानी कि 6 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, ये होगा 10 मार्क्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का एक आता है और एक 7 मार्क्स का आता है, बरोबर है क्या, ऐसे करके वो होते हैं 12 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट उस टॉपिक से उठा के लेता है जिसमें कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए कंटेंट ज्यादा होना चाहिए ना, तो ये उन क्वेश्चन के अंदर आता है ग्राउंड्स टू डिस्चार्ज। बताओ कितने रीजन होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, लेकिन इसके कंटेंट बने और ये एमटीपी और 2 एमटीपी में आ चुका है 7-7 मार्क्स का, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ये हिंट दे रहा है अपने को कि 7 मार्क्स का पूछ सकता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो एक आज तक वैसे इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट को मन किया तो इस क्वेश्चन को उठा के 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है। अगर आप इस टॉपिक में से, इस यूनिट में से इतना पढ़ लिए, दैट्स इनफ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी सेक्शन नंबर 37, सेक्शन 41, 42, 43, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60, 61, सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी सेक्शन 65 बराबर। ग्राउंड्स टू डिस्चार्ज 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी तो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल दोनों दिया, ताकि आप दोनों बना के चले जाएं, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस से इन्होंने ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, मैंने बोला ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस से एक्चुअल में क्वेश्चन बनता भी नहीं है, बट ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था आप इसको भी देख के चले जाना, क्या पता इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे दे। बाकी रेसिप्रोकल प्रॉमिस से एज सच कहीं क्वेश्चन बनता हुआ दिखता नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 5 में आपको ये जो 4 टॉपिक है, अब आपको मैं बता दूं ये जो 2 टॉपिक है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल में ये मॉड्यूल में आपके कंसेप्ट दे दिया एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल में ऐसा कोई कंसेप्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है ही नहीं, यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच का कोई सेक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअल में कंसेप्ट है जो आपके मॉड्यूल पे दिया हुआ है, बराबर है क्या। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि भैया आप इसको ना रहने दीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई ऐसा सेक्शन ही नहीं है, ये कंसेप्ट आपके मॉड्यूल के अंदर दिया और ये कंसेप्ट ही है, ये सेक्शन नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने छोड़ने बोला था, बट मैंने इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न नोटिस किया ना, इंस्टीट्यूट कुछ भी उठा के पूछ रहा है, कुछ भी, तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो इस बार मैं इसको छोड़ने का रिस्क दिलवा नहीं सकता आपको कि बोल दूं छोड़ दूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ दे रहा है, कुछ भी। तो इसके ऊपर एक मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिया आपको, वो पढ़ना, मैं बता दूंगा कौन सा भी नीचे ही आने वाला है। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने बोला था भाई एक क्वेश्चन है इसके अंदर सेक्शन 73 का, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे बनता है। पिछले 4 अटेम्प्ट से लगातार नहीं पूछ रहा, लेकिन चुम्मा कंसेप्ट है, खतरनाक कंसेप्ट है, और उससे क्वेश्चन कभी ना कभी बम फाड़ के 6 मार्क्स का आ जाएगा। तो पिछली बार मेरे को इतना गट्स थी कि इससे आएगा 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 करके, उससे नहीं आया। हालांकि दूसरा क्वेश्चन जो बताया था वो आया, ये नहीं आया, लेकिन मेरे को बहुत गट फीलिंग थी कि ये क्वेश्चन आएगा भाई, कभी ना कभी ये बम फाड़ ही देगा। तो अगेन इस बार ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 73 का है, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ड्यू डेट में पूरा नहीं करते हो तो कब ऑर्डिनरी डैमेज मिलता है, कब स्पेशल मिलता है। तो ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स का आ भी चुका है मई 18 में। और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, एमटीपी 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 एमटीपी, कौन से एमटीपी और आरटीपी में क्वेश्चन छूटा है,
लेकिन उसके बाद ये एक बार रिपीट भी नहीं किया May 18 के बाद, ये कभी भी बम फोड़ देगा 6 मार्क्स से, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था पूछ सकता है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। और इससे रिलेटेड ये बॉटल वाला कंसेप्ट है, ऊपर मशीन वाला है, कैरेक्टर बस बदल दिया, ऊपर मशीन दिया नीचे बॉटल दिया, दोनों बात सेक्शन 73 के लिए करते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, यानी कि सेक्शन 73 का डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ कब जब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो कॉम्पनसेशन क्या मिलता है, ऑर्डिनरी मिलता है कि स्पेशल मिलता है, और अगर उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। अब जो मैंने बोला था एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच का जो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिया और एमटीपी पे दिया, ये वाला है, आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट का कभी भी दिमाग खराब हो तो देखो ये 7-7 मार्क्स का कभी भी पूछ लेगा। क्वांटम मेरिट मुझे इतना खास लगता नहीं है, पूछने के बहुत कम चांसेस है, रीड मार के छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेज और पेनाल्टी मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ा जाता है, तो पढ़ के जाइएगा। दिसंबर 20 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता ही नहीं था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दे दिया, इसीलिए 2 मार्क्स का बना के दिया। इससे एक बात और निकल के आती है कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस बार पूछा है दिसंबर 20 में, यानी कि जनवरी में तो नहीं पूछा, दोबारा इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा केस स्टडी और एक सूट फॉर इंजंक्शन है, इसके नीचे ही आता है वो, सूट फॉर इंजंक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस वाले टॉपिक से क्या क्या पढ़ेंगे एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। सेक्शन 73 थॉरोली पढ़ लेना विद प्रैक्टिकल केस स्टडी, जितना दिया भूल के मत छोड़ना। इसके ऊपर एक केस भी है, हैक्सले वर्सेस बैक्सैंडले करके कोई केस है, वो पढ़ लेना। एंटीसिपेटरी ब्रीच का बैक क्वेश्चन वो दिया हुआ वो पढ़ लेना। क्वांटम मेरिट आप छोड़ सकते हो, लिक्विडेटेड डैमेज और पेनाल्टी जो पीछे क्वेश्चन दिया आपको ये पढ़ लेना है। बाकी बहुत सारी अननेसेसरी चीजें उसके अंदर, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारी और चीजें इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए, और यही उनके पास स्कोप है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 में पूछने के लिए। ठीक है सर, अपने को ये समझ में आ गया। यूनिट नंबर 6 में अपन जाते हैं। अब यूनिट नंबर 6 में इस बार कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, और यूनिट नंबर 6 बहुत छोटा है और इसमें आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना, पिछली बार मैंने ये बताया था कि आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना और कॉसी पढ़ लेना, रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट मत पढ़ना। लेकिन इंस्टीट्यूट का जो मैं पैटर्न देख रहा हूं दिसंबर 20 और जनवरी 21 में, वो कुछ भी उठा के पूछ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट को 7 मार्क्स में इंस्टीट्यूट पूछ दे, क्योंकि वो इस बार एमटीपी पे दिया था और वो बहुत टेक्निकल है आपके मॉड्यूल में। लेकिन आई शपथ, मैंने जो मेरी आंसर वाली शीट है इसके अलावा इतना प्यारा उसको कॉलम में बना के दिया है, हर एक टॉपिक का बाजू में 2-2 एग्जांपल दिए डिटेल में, कि आपको रूल्स फॉर इन्फोर्समेंट कोई समझाएगा ही नहीं, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा। तो इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा ही नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन, यानी कि दिसंबर 20 और जनवरी 21 में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट, यानी कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके एसेंशियल बताओ, एक्सप्लेन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल्स बताओ, बराबर है क्या, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और उसके टाइप, यानी कि पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नेसेसरी सप्लाई टू माइनर। तो किसी भी टॉपिक में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा, जैसे फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, तो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है नवंबर 19 में 4 मार्क्स, तो उसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते, छोटा सा है। मैं ये आपको दावा कर सकता हूं कि इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ लो, सेक्शन क्वेश्चन 1, 2 और ये जितने हैं इतने में ही आपका कवर हो जाएगा। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात, हाँ, एक्सप्लेन द टर्म कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक ये तो अपनी जगह हो गया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ये भी अपनी जगह हो गया। हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। आज तक कभी भी रूल का क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं था, लेकिन इंस्टीट्यूट इतना आए बाएं क्वेश्चन फेंके जा रहा है, मेरे को बिल्कुल संभावना है कि 7 मार्क्स में आपको इस बार रूल्स पूछ दे, क्योंकि रूल्स बहुत अजीब से, मतलब वो एकदम टेक्निकल है, बच्चों को कभी कभी तकलीफ हो जाती है, लेकिन अपन ने इतना डिटेल में उसको सजा के रखा है ना, और आपको लिखना भी वहां पे यही अगर आएगा तो एग्जाम्पल के साथ घायल हो जाएगा आपका एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों टॉपिक। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट 1 से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर 1 है, मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक उस पर छुड़वा के ले लिए, जैसे कि क्या आपका यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक छुड़वा दिया, यूनिट 3 में बहुत सारे टॉपिक छुड़वा दिया, यूनिट 4 में बहुत सारे टॉपिक छुड़वा दिया, और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा एज इट इज उसको नहीं पढ़ना, तो आपका बोझ वहां से हल्का हो जाएगा। आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी मेरी बात सुनना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको टोटल 4 यूनिट मिलेंगे। पहला यूनिट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उससे आज तक कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया भी नहीं और आने के चांसेस भी नहीं। इसका लॉजिक समझ के लेना ध्यान से। 16 मार्क्स का आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बराबर। आपको यूनिट 1 में कोई भी ऐसा टॉपिक दिखता है जिसमें से 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने?
अब सोचो एक बात, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ये पूछेगा 6 मार्क्स में, गुड्स और उसके टाइप्स बताओ ये पूछेगा 6 मार्क्स में। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स का ही इससे आज तक का इतिहास है, बराबर है क्या। तो ये वाला जो यूनिट है बेसिकली बना डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, वो भी 4 मार्क्स के लिए। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बनेगा भी ना तो उसका इतना वेटेज नहीं रहेगा कि उसको 6 मार्क्स का दे दे, क्योंकि एक 6 मार्क्स का आता है। कोई भी टॉपिक की इतनी औकात नहीं है इसके अंदर कि वो 6 मार्क्स का आ सके, समझ में आई क्या बात। लेकिन फिर भी किससे पॉसिबिलिटी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की, मैं वो भी बताऊंगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते वो भी बताऊंगा। 4 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनते। अब इसमें आपको कौन से टॉपिक को ध्यान रखना है ये समझ के लीजिएगा। चलो ये यहां से तो नहीं बताते, यहां से बता देता हूं। असर्टेन वर्सेस अनअसर्टेन गुड्स, इनका डिफरेंस। गुड्स और गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ये 4-4 मार्क्स से पूछ सकते हैं। देखो ये 4 मार्क्स 4 मार्क्स। डिलीवरी और डिलीवरी के कितने टाइप होते हैं, तो देखो पैटर्न देखो कैसा पूछ रहा है। डिलीवरी उसके टाइप क्या है, असर्टेन गुड्स वर्सेस असर्टेन गुड्स का डिफरेंस बताओ। कल को ये पूछ देगा व्हाट इज गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन बताओ, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं वो बताओ। 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है एमटीपी पे पूछा हुआ है, मेन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। एक्सप्लेन द टर्म गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, यानी कि गुड्स और अलग अलग गुड्स होते हैं ना, स्पेसिफाइड गुड, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, फ्यूचर गुड्स, वो आपसे पूछ सकता है 4 मार्क्स में। अब इसके अंदर कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो इससे आ सकता है सेक्शन नंबर 7, यानी कि अगर आपका एग्रीमेंट बन गया है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, लेकिन अभी एक्चुअल में सेल नहीं हुआ है, उसके पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो किसका नुकसान होगा, सेक्शन 7। तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल के पीछे तो वो आ सकता है, ठीक है। सेल वर्सेस हायर परचेस मॉड्यूल के पीछे दिया है, और ये ऐसे फुद्दू कंसेप्ट आप इसको रीड करके एक बार छोड़ दोगे तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो बेसिकली तो ऊपर जो मैंने पढ़ाया आपको वही करना है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है जी। स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन रीड कर लोगे तो आप छोड़। अभी एसेंशियल एलिमेंट क्या आपको पता है क्या, 2 पार्टी होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, ओनरशिप जानी चाहिए। अबे रीड कर लोगे तो खत्म हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन को ऐसे इंपॉर्टेंट बोलने के लिए भी थोड़ा सा बेइज्जती हो जाएगा उसके लिए, तो आप ऐसे ही उसको रीड करके छोड़ देना, क्योंकि मॉड्यूल के पीछे दिया थोड़ा सा आ जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल रीड करके छोड़ना है, कोई नहीं। तो मेजरली आपको जो देखना है ऊपर की बात, डिलीवरी, उसके टाइप, गुड्स, उसके टाइप्स, गुड्स का बीच का डिफरेंस, ठीक है। और अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको ये दे सकता है कि सिचुएशन दे दी और बताओ ये वैलिड होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वॉइडेबल होगा, वैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 4 मार्क्स का इस प्रकार के भी क्वेश्चन दे सकता है। कैसे, आपको ना 2-3 टाइप दे दिए बता, और आपको पूछेगा बताओ किस टाइप के गुड्स है। देखो होलसेलर ऑफ कॉटन के पास 100 बेल्स है गोडाउन में, वो एग्री कर रहा है कि 50 बेल बेचेगा, और ये बेल को सेलेक्ट करके सेट असाइड कर लिया गया, तो कौन से, असर्टेन गुड्स। तो ऐसे आपको टाइप्स वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है 4 मार्क्स के। तो अगेन अगर आप गुड्स वाला क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड जब आप गुड्स वाला कंसेप्ट पढ़ोगे तो कंसेप्चुअली थॉरोली पढ़ो, तो ये भी आपको बन जाए 4 मार्क्स में। तो कंक्लूजन क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पहले यूनिट से 4 मार्क्स का ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, और वो भी किससे आएगी, डिलीवरी से, गुड्स से। थोड़ा सा बहुत अगर गलती से डिफरेंस बिटवीन में आ गया तो आ गया, या तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का, खत्म, ठीक है सर। सर बाकी क्या, अरे बाकी कुछ है ही नहीं, रीड करके छोड़ देना, उसको कोई इज्जत नहीं देना। मेन इज्जत देने वाला चैप्टर मेरे भाई, मेन इज्जत देने वाला चैप्टर यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी, ध्यान से सुन के लेना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2 था ना मेरे बच्चे, कंसीडरेशन वाला कि कुछ भी नहीं छोड़ सकता था, बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ सकता। खतरनाक क्वेश्चन पिछली बार भी बताया था, इस बार भी इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, और जो बोला था वही चाहे, अभी बताता हूं कैसे। इस टॉपिक में से आपको ध्यान का देना सबसे पहले कैवेट एम्प्टर। अच्छा कैवेट एम्प्टर लास्ट बार पूछ चुका है, तो इस बार शायद पूछे नहीं। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंप्लाइड कंडीशन है आपकी, 7-8 तो इंप्लाइड कंडीशन है। कंडीशन एज टू होलसम, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बेटा ये किसी भी एक इंप्लाइड कंडीशन में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता, दिखा देता हूं। प्रबल संभावना है कि इंप्लाइड कंडीशन के किसी एक पॉइंट को उठा के क्वेश्चन दे देगा, बराबर। तो इंप्लाइड कंडीशन, सर वो नहीं पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ इंप्लाइड वारंटी कौन सी, या तो आपको, हाँ इंप्लाइड वारंटी का क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ देता है। या तो 7 मार्क्स का सीधा कैवेट एम्प्टर ही पूछ लेता है, बताओ लेट द बायर बी अवेयर का कैवेट एम्प्टर का कंसेप्ट बताओ। या तो जो इंप्लाइड कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन में किसी भी एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन दे देता है। तो एक बार सैंपल पे दे चुका है, इस बार डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे दिया था। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि एक कंडीशन में उठा के दे देगा, तो पिछली बार सेल बाय सैंपल में दिया था,
कंडीशन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, बराबर। इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वाला जो है उस पे पूछ सकता है। आइए देखकर बताता हूं मैं आपको। देखो ये गीता वाला क्वेश्चन है, सेल बाय सैंपल में से पूछा ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस वाले से पूछा है, ठीक है। नीचे मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया। देखो ये मे 19 में पूछा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की वो नहीं आया तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन यानी कि इस बार पूछा, ये देखो जनवरी 21 में 6 मार्क्स का सेल बाय डिस्क्रिप्शन के ऊपर, बराबर है क्या। तो किसी भी एक इंप्लाइड कंडीशन के ऊपर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के देते 6 मार्क्स का। कौन कौन सा पूछ चुके अभी, सेल बाय सैंपल पूछ चुके, सेल बाय डिस्क्रिप्शन पूछ चुके और इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस पूछ चुके। नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये क्या कर देते, सीधा इंप्लाइड वारंटी बता दो, बोले 4 कौन सी 4 मार्क्स का वो दे दिए। तो देखो 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, इससे ही आया। कितनी बार आ चुका है 6 मार्क्स का, जनवरी 21 में भी आ चुका, तुम्हारा मे 19 में भी आ चुका, नवंबर 19 में भी आ चुका। यानी कि सर 16 मार्क्स का सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ज्यादातर इसी टॉपिक में से 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाकी से अब 10 मार्क्स और बचते। तो जो 10 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन, तो या तो वो तीसरे यूनिट से पूछ देता है या तो वो चौथे से पूछ देता है, और एक 4 मार्क्स का पहले यूनिट से पूछ देता है। लेकिन 6 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ज्यादा चांसेस इसी यूनिट से होती आने की, क्योंकि इसमें टेक्निकल पॉइंट, और वो भी किससे आता है, इंप्लाइड कंडीशन के किसी भी एक इंप्लाइड कंडीशन में उठा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देता है। चाहे वो सेल बाय सैंपल हो, चाहे सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो सकता है कंडीशन एज टू होलसम, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे। आज तक पूछा नहीं, लेकिन उसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने नीचे आपको बना के दिया। ध्यान से मेरी बात सुन के लेना, अभी देखना यहाँ पे। तो ये तो सारे टॉपिक हो गए। इसके बाद इंप्लाइड वारंटी हो गया। कैवे टेम्पर देखो दिसंबर 20 में 4 मार्क्स का पूछा है, जनवरी 21 में नहीं पूछा है, तो बराबर संभावना है कि वापस से डॉक्ट्राइन ऑफ कैवे टेम्पर पूछ दे। बहुत हॉट टॉपिक है, नवंबर 18 में भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अब देखो व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। हो सकता है आपको 4 मार्क्स का सीधा कोई एक कंडीशन पूछ दे कि सेल बाय सैंपल में क्या इंप्लाइड कंडीशन है, वो ना पूछे तो हो सकता है आपको देखो ये सेल बाय सैंपल के ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछ ले। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी है होलसम वाले का, और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने दे दिया कि ये नहीं आए तो ये आ जाए, क्योंकि सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसम, ये सब क्या है, ये इंप्लाइड कंडीशन के टाइप से किसी भी एक से पूछ देता। तो मैंने डायरेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों दिए कि आप दोनों लगा के जाओ, कुछ भी है तो आपको बन जाए। ठीक है सर, डिस्टिंक्शन बिटवीन पूछ सकता है, कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन वारंटी का 4 मार्क्स में बिल्कुल पूछ सकता है। तो सर सेकंड यूनिट का एक बार कंक्लूजन बता दो बेटा, कंक्लूजन ध्यान से सुनो। कैवे टेम्पर इंप्लाइड कंडीशन पूरा पढ़ के जाना, क्योंकि किसी भी एक कंडीशन को डायरेक्ट में भी दे सकता है 4 मार्क्स और किसी एक कंडीशन में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी दे सकता है। तो सर इंप्लाइड कंडीशन हो गया, पूरा पढ़ लूंगा मैं इंप्लाइड कंडीशन, कैवे टेम्पर और इंप्लाइड वारंटी पढ़ के चले जाना, किस्सा खत्म। ठीक है सर, समझ में आ गया, इतना इजी था कि बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स तीसरा यूनिट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें एक क्वेश्चन है सेल और रिटर्न वाला। मैंने लास्ट टाइम बोला था ये क्वेश्चन आ जाएगा, यही सामने आपके लिखा हुआ है प्रीति वाला, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन, बस प्रीति की जगह यहाँ पे आर और ये कर दिया और इसको दिसंबर 20 में 6 मार्क्स का यहाँ पे पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं, सेल और रिटर्न वाले। ठीक, सैमुअल वाला ये जो क्वेश्चन है ये वो वाला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स, बराबर। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नीचे है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जो तीसरा वाला यूनिट है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पहले ये सुन लो। नेमोदत्त कौद नॉन हबेत इस बार पूछ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नेमोदत्त कौद नॉन हबेत नहीं पूछेगा। नेमोदत्त कौद नॉन हबेत के अंदर एक टॉपिक है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अगर आप नेमोदत्त कौद नॉन हबेत पूरा पढ़ते हो ना, उसके हर पॉइंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट टाइम नेमोदत्त कौद नॉन हबेत का क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली, ठीक, जरूरी नहीं है कि इस बार डायरेक्ट पूछे, उसका एक पॉइंट है उसमें टॉपिक आता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट के ऊपर बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है और इंस्टीट्यूट ने दिया भी है बना के, वो पूछ सकता है। तो आप नेमोदत्त कौद नॉन हबेत नहीं छोड़ सकते, सेल और रिटर्न आप नहीं छोड़ सकते, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स आप नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा और कोई टॉपिक है कि इसमें एस सच नहीं है, आओ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जे ओन ऑफ फिएट कार, ये जो फिएट कार वाला पॉइंट है ये मर्केंटाइल एजेंट वाला, नेमोदत्त कौद नॉन हबेत कि कब कब नॉन ओनर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो जब आप नेमोदत्त कौद नॉन हबेत पढ़ोगे तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की चांसेस है ये भी कवर हो जाएगा। ये देखो नीचे
दिसंबर 20 में दिया था, यानी कि जनवरी 21 में नहीं दिया, दिसंबर 20 में 6 मार्क्स का दिया नमोदत्त को अदावत, तो ये तो पढ़ना ही है, इसके चलते ये कवर हो जाएगा। यहां पे अपने को दिसंबर 20 में देखो सेल और रिटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी अपने को पढ़ के लेना है। आगे अगर मैं बात करूं ये वाला जी सोल्ड सम गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 44 के ऊपर है ये। इसके अंदर ये बोल रहा है कि मान लो सेलर ने बायर को बोल दिया कि भाई तेरे गुड्स रेडी है, तू आकर ले जा, लेकिन बायर फिर भी लेके नहीं जाता है, बराबर है, और गुड्स को नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी बात सेक्शन 44 में बोली। नवंबर 18 में 6 मार्क्स का था, दोबारा इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर सैमुअल वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये भी छोड़ के नहीं जाना है। रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस और डिलीवरी रीड करके छोड़ देना, इसके आने के इतने चांसेस मुझे दिखते नहीं है। अब अनपेड सेलर में 2 मिनट लूंगा और खत्म कर दूंगा इसका टॉपिक, तो मुंह पे बता दूंगा आपको, सुनना मेरी बात। अनपेड सेलर के अंदर आपको 3 से 4 टॉपिक। व्हाट डू मीन बाय अनपेड सेलर, ये पढ़ लो। अनपेड सेलर के राइट क्या है? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल ऑफ गुड्स, विथहोल्डिंग ऑन डिलीवरी, ये गुड्स के अगेंस्ट राइट है। बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है? इंटरेस्ट ले सकता है, प्राइस ले सकता है, डैमेजेस ले सकता है। ये पढ़ लिए, आपका अनपेड सेलर खत्म। एक टॉपिक इसमें और आता है ऑक्शन से रिलेटेड, जब आपको सेल करना है, नहीं तो ऑक्शन के रूल्स क्या, जो लास्ट टाइम पूछा तो दोबारा पूछने वाला नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये अनपेड सेलर के ऊपर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे दिया मैंने। अनपेड सेलर कौन होता है, उसके राइट्स बताओ। हो सकता है आपको ये पूछ दे, राइट ऑफ लीन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है। ज्यादातर अनपेड सेलर वाले टॉपिक से भी ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, कभी कभार इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है 6 मार्क्स का, जैसे मई 18 में 6 मार्क्स का। और इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 20 में डाला था, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, देखना। तो देखो, डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर और हु कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये राइट के ऊपर बात करेगा। तो ये राम वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एमटीपी पे था मई 19 में, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला। और अभी साथ साथ में एक क्वेश्चन इसमें और दिया, रेलवे अथॉरिटी वाला, जो अक्टूबर 19 में 6 मार्क्स का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के ऊपर, इसको जरूर लगा के जाना। तो आपको बेसिकली 4th यूनिट में अनपेड सेलर, उसके गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है, यानी कि लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल, और बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, ये पढ़ना है। और ये जो रूल्स है, ये जनवरी 21 में 4 मार्क्स का पूछा है, इसको पढ़ने की जरूरत है, रीड करके छोड़ देना। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर, इसको भी रीड वाला है। ठीक है सर, समझ में आ गया अपने को। आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में फटाफट बता देता हूँ यूनिट 1 में क्या क्या आएगा। पार्टनरशिप की यूनिट 1 में ना बेटा, एक अपने को आता है इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप है, उसका म्यूचुअल एजेंसी वाला ना। म्यूचुअल एजेंसी से ही हर बार क्वेश्चन है कि बताओ ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का, कब मानेंगे कि 2 लोग पार्टनर है, कब मानेंगे कि एक पार्टनर की हरकत की वजह से दूसरा भी लायबल है। हर बार क्वेश्चन उससे ही है। और एक रूल नंबर 28 बोल रहा हूं, सेक्शन नंबर 28, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 2 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन है। और इस बार इंस्टीट्यूट ने जो हद की है, जो बचकानी हरकत की है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, यही 3 टॉपिक में यूनिट 1 खत्म है। आओ दिखा देता हूं, और यही 3 टॉपिक पढ़ना, और यूनिट 2 में फिर आगे बढ़ेंगे। सुनना मेरी बात, देखो, वेदर द ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो वो इसेंशियल से पता चलता है। दूसरा, ये सेक्शन नंबर 18 पार्ट होल्डिंग आउट वाला क्वेश्चन है, 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, उससे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, तो म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट पढ़े तो म्यूचुअल एजेंसी कवर हो जानी है। जनवरी 21 में क्या पूछता, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम कैरिंग एक्टिंग फॉर ऑल, डिस्कस करो। म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर है, हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बरोबर है क्या। अब उसके बाद ये भी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाले क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने देखो इस बार हद क्या की, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पूछ दिया 2 मार्क्स में, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है ये पूछ दिया, नॉमिनल पार्टनर, और देखो हर बार हद की है, दिसंबर 20 में भी हद किया, जनवरी 21 में भी हद किया। तो इन ऑल अगर मैं बोलूं आपको इस चैप्टर से इस यूनिट से पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ लो क्योंकि वो पूछे जा रहा है। दूसरा अपने को पढ़ना इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें म्यूचुअल एजेंसी को बहुत घोट के पी जाना। ठीक है, दूसरा, और सेक्शन नंबर 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यूनिट 1 खत्म, बाकी सब छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते। यूनिट 2 सबसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब सबसे बड़ा यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आपको आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको गिनती में गिनवा देता हूं, और उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस मैं टॉपिक बता दे रहा हूं। टॉपिक के क्वेश्चन आप इसमें से खुद देख लेना। सेक्शन नंबर 33, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, पिछली बार भी बोला था आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया, इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत रिपीटेटिवली इसको पूछ रहा है एक्सपल्शन वाले को। इसमें छिटरी बिटरी टॉपिक ज्यादा है, जैसे कि
डेथ ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 35। पार्टनर जब जिंदा था तो एक मशीन मंगाई गई थी, मशीन आने के पहले पार्टनर की डेथ हो गई, बराबर है क्या? तो बताओ पार्टनर लायबल रहेगा कि नहीं? सेक्शन 35 हो गया। सेक्शन 35 के बाद सेक्शन 37, आउटगोइंग पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है कि नहीं? सेक्शन 37 में ये भी बोला कि मान लो अगर कोई पार्टनर चले गया बिना अपने पार्टनरशिप का प्रॉफिट का सेटलमेंट करके, बराबर है क्या? तो बाद में उसको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 37, कंटिन्यूइंग गारंटी, गुडविल, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाला हूं, तो सेक्शन ध्यान से सुन लेना कौन कौन से सेक्शन। डेथ ऑफ द पार्टनर सेक्शन 35, 37 वाला सेक्शन पढ़ लेना। इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 20, ये आपको पढ़ के लेना है इसके अंदर। एक्सपल्शन बहुत याद से पढ़ के लेना है। और देखते हैं इसमें और क्या क्या, ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे इसमें करके दे दिए। चलो इसके बाद मैं आगे आपको एक बार और लेके चलता हूं, सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए। थर्ड यूनिट में सिर्फ 2 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक, बाकी सब छोड़ देना है। पहला क्या? सेक्शन नंबर 69, हर बार क्वेश्चन उससे ही। सेक्शन नंबर 69, बताओ पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी तो नहीं है, नहीं कराया तो उसके क्या डिसएडवांटेज है, बराबर है क्या? अच्छा उसके एक्सेप्शन भी है, डिसएडवांटेज जो दिया है तो उसके एक्सेप्शन भी है, कि जैसे कि आपको मैं बताता हूं, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन है कि 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते, बराबर है? तो उसके एक्सेप्शन भी पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, उसके डिसएडवांटेज क्या? तो देखो दिसंबर 20 में भी 2 मार्क्स का पूछ लिया, मई 19 में भी पूछा हुआ था, मई 18 में भी पूछा हुआ था। अब उसका जो एक्सेप्शन वाला था वो भी दिसंबर 20 में पूछा। देखो क्या, व्हाट आर द राइट्स व्हिच वोंट बी अफेक्टेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे फिर भी राइट मिलेंगे, 100 रुपए का सेट ऑफ, बराबर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस पूछ लेता 2 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन जो इसमें आता है, तो 2 टॉपिक होगा, पहले वाला तो ये हो गया। सेक्शन 69 पूरा पढ़ लोगे तो सब कवर हो जाएगा, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, एक्सेप्शन क्या। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, और ग्राउंड्स ऑन विच पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ग्राउंड्स ऑन विच पार्टनरशिप फर्म को कोर्ट डिसॉल्व कर देगा पार्टनर के कहने पे, तो वो ग्राउंड्स भी आपको पढ़ के लेना। बाकी इस पे अगर आप सेक्शन 69 पढ़ोगे तो अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे दिए। यूनिट 3 भी यहाँ पे खत्म। एलएलपी के अंदर से आपको एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, भी मेरी बात ध्यान से सुनना, एलएलपी के ऊपर 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, जब वो फ्रॉड करते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन दोबारा उठ के आने वाला नहीं है। तो सर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अब ये बताओ। मैं अपना बता रहा हूं, वैसे इसमें जितने क्वेश्चन आपको सब पढ़ने, ये मेरे को लगता है कि इस बार आने के चांसेस है कि इसेंशियल एलिमेंट्स एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या है। क्यों, मैं इसका रीजन बताता हूं। मई 18 में 5 मार्क्स का पूछा था, नवंबर 18 में भी 5 मार्क्स का पूछा, 2 बार फ्रीक्वेंटली पूछा, और अच्छा टॉपिक है यार कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। तो ये मेरे को आने के चांसेस है, लगते हैं, ये मुझे आने के चांसेस लगते हैं, और ये मुझे, यानी कि 1 2 3 ये। और एक लास्ट वाला मेरे को और लगता है जो दिसंबर 20 में भी पूछा था कि सर्कमस्टेंसेस ये बताओ जब एलएलपी वाउंड अप हो जाएगी, उसको बंद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एज इट इज दोबारा उठा के नहीं देगा, और एलएलपी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 4 क्वेश्चन में से कोई एक तो आने की मेरे को बहुत चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये जितने क्वेश्चन है आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है सर। अब आता हूं मैं कंपनीज एक्ट 2013 में। अब इसमें मैंने क्वेश्चन आपको भरपूर यहाँ पे दे दिए, मेरे ध्यान से सुनना, इसका टॉपिक सुन लो कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आता है इस पे। लास्ट टाइम मैंने 4-5 टॉपिक बताए थे, उसमें से यार इस बार भी इसमें से ही आने वाला है, और इसमें इस बार और अलग से आपको क्या ध्यान रखना है ये सुनने वाली बात है, बहुत गौर से सुनना। इंस्टीट्यूट इसमें इस बार, यानी कि जब भी ये लास्ट दिसंबर 20 और जनवरी 21 के एग्जाम हो, उनका फोकस किस में, टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट का बहुत फोकस है उसमें। सर व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ कंपनी। इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पता है क्या, एसोसिएट कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, बराबर है। फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये कंपनी ना बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बताओ, और इसका ऑफिस ना फलानी जगह में, तो बताओ ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं। सेक्शन 8 कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट बताओ, ये पूछ रहा है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया। मुद्दे की बात ये है कि वो आपके साथ क्लैरिटी देखना चाह रहा है कि इसको बच्चे को ये पता है कि नहीं कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है। होल्डिंग सब्सिडरी में अमेंडमेंट आ चुका है बहुत पहले पेड अप शेयर कैपिटल से होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता होता था, अभी वोटिंग पावर से होता है। इस बार क्वेश्चन आ सकता है होल्डिंग सब्सिडरी में। क्यों, एसोसिएट कंपनी पूछ लिया, गवर्नमेंट कंपनी पूछ चुका है, फॉरेन कंपनी पूछ चुका है,
होल्डिंग सब्सिडरी का अमेंडमेंट आने के बाद एक बार भी होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार ओपीसी और स्मॉल कंपनी में भी अमेंडमेंट आया है जब बजट आया, लेकिन वो अमेंडमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपके अटेम्प्ट से 6 महीने पहले का अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल होता है। बजट तो अभी हाल ही में आया। तो आपको चैप्टर नंबर 5 में फोकस किस में रखना है पहले मेरे मुंह से सुन लो, और इसमें वही सारे क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से, सुन लेना ध्यान से। कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, ये कंपनी कंपनी के टाइप में क्लैरिटी होनी चाहिए, बराबर है क्या। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के ऊपर खतरनाक क्वेश्चन मैंने बोला था लास्ट टाइम पूछेगा, और पूछ भी दिया विच क्वेश्चन, तो प्राइवेट कंपनी भी पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्ट्राइन्स पढ़ना है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शन, दैट्स इट, खत्म। अब इसमें और बहुत सारी चीजें, आप बोलोगे छूटा क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ वो भी पढ़ना है। इसके अलावा बीच में बहुत सारी चीजें छूटेगी, एओए, एमओए, प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, शेयर्स, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक रहने देना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये ओपीसी का क्वेश्चन है, इसको रहने दो क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया तो इसको इंस्टीट्यूट मेरे को नहीं लगता पूछेगा आपको, ठीक है, लेकिन आप ओपीसी का कंसेप्ट जो आपकी मॉड्यूल पे दिया वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के जो है ना, कब कब कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, तो ये उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला। ये आपका इंडोर मैनेजमेंट के और डॉक्ट्राइन के ऊपर क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। अब देखो इस बार क्वेश्चन पूछा था सेक्शन 8 के ऊपर, और मैंने आपको बोला था सेक्शन 8 पढ़ के जाना, सिग्निफिकेंट पॉइंट पूछा दिसंबर 20 में 20 मार्क्स का, बरोबर। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे इंडोर मैनेजमेंट या डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के दिखेंगे। देखो इस बार मैंने बोला था इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि हर बार ही बोलता हूँ, जनवरी 21 में 6 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक। अब इसके आगे मैं आपको जो बोल रहा था कि इंस्टीट्यूट का फोकस देखो किस पे है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था फ्लोरा और फौना वाला कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और उन्होंने सेम क्वेश्चन दे दिया इस बार जनवरी 21 में 4 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो ये बोला कि टोटल 245 मेंबर, और ये मेंबर का बाइफर्केशन दिया, और बोले कंपनी पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, बराबर है, क्या बोला, कंपनी है पब्लिक कंपनी है, इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, तो प्राइवेट में तो 200 मेंबर होते हैं, तो बोले क्या बताओ इसके मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि 190 डायरेक्टर हो गए, एम्प्लॉयज को गिनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते, एक्स एम्प्लॉयज को भी नहीं गिनेंगे। अब अदर्स में 10 जॉइंट होल्डर है, 10 जॉइंट यानी कि एक में 2 है, तो ये 20 को अपन कितना गिनेंगे, 10, तो टोटल कितना गिनना है, 190 और 200, तो क्या इसको प्राइवेट कंपनी को क्योंकि पब्लिक कंपनी है प्राइवेट में कन्वर्ट करे तो क्या मेंबर रिड्यूस करना पड़ेगा, बोले नहीं 200 ही। और ये सेम क्वेश्चन ऊपर मैंने यहाँ पे दिया था और ये पूछा है। कहने का मतलब ये है इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने हर बार आपको बोले हैं कि ये पूछेगा, वो पूछता है। आप पिछली वाली भी वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसको भी दे दूंगा, सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखो इस बार इनने क्या पूछा यहाँ पे, ये नवीन वाला जो है ये 1% कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है, मॉड्यूल के भी पीछे दिया है, बट इसमें एक अमेंडमेंट आया, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ के जाना, अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बार इंस्टीट्यूट जब आरटीपी लाएगा तो मेरी उम्मीद है कि अमेंडमेंट नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने के पहले के अमेंडमेंट होते हैं, बट आरटीपी में बताता है कौन कौन सा अमेंडमेंट है, होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये नवीन वाला क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि इस पे अमेंडमेंट आया है। मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन दिया है वो अमेंडेड वाला नहीं है, वो पुराना वाला है। तो इंस्टीट्यूट तो ये मानता ना कि मेरा बच्चा मेरा मॉड्यूल पढ़ के आएगा, ये मानता, उसको ये थोड़ी पता है कि आप किसी से कोचिंग लोगे तो आपको बता देगा, बरोबर है। तो मुझे चांसेस कम लगते हैं, बट फिर भी आप इसको पढ़ लेना, जो कि आपकी मॉड्यूल में जो लेटेस्ट वाला अगर आरटीपी में बोल दिया कि अमेंडेड वाला भी आएगा तो मैं आपको बता देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये किसके ऊपर पूछ लिया आपको पता है, एसोसिएट कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये वाला फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये वाला गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बेटा फोकस देख इसका किस पे है, गवर्नमेंट कंपनी का किसको बोलेंगे, मतलब आपको सिचुएशन दे दिया, इतना % सरकार रखी है कि नहीं है, एसोसिएट कंपनीज का इसमें इतना कंट्रोल है बताइए है कि नहीं है, फॉरेन कंपनी है कि नहीं है, तो फोकस इसमें इसका ही है। तो मेरे बात ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे मैं ऊपर दे दिया। सारी कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, तुमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपनी किसको बोलते हैं, फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, एसोसिएट किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी किसको बोलते हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, ये हो गया। उसके बाद डॉक्ट्राइन्स, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, अल्ट्रा वायरस वाला पूरे डॉक्ट्राइन और इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन, कॉर्पोरेट वेल कब कब लिफ्ट करते हैं उसके पूरे 5 पॉइंट जो भी है। छूटा क्या है सर इसमें, बेटा आर्टिकल छूट गया,
एमओए छूट गया, प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट कंपनी छूट गया, शेयर वाला टॉपिक छूट गया, और ऐसे बीच में बहुत सारे टॉपिक छूट गए, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी, वो लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब नहीं पढ़ने का। तो आज ही दिन वहीं ट्रिम हो जाएगी, मेन टॉपिक में फोकस करना। और एक बात बता दूं, ये सारे चैप्टर का मैराथन खतरनाक वाला है मेरे YouTube चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैराथन की लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको रेगुलर लेटेस्ट लेक्चर की मिलेगी, जो मैंने गर्मा गर्म बनाया, बुलसाई की मिलेगी, ब्रह्मास्त्र भी मिलेगी। इसको रेगुलर लेक्चर ऑर्डर करना है तो आप इससे कर सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है, सर ये PDF हमको मिलेगी कहाँ? एप्लीकेशन में आप बोले तो बताओ कि कहाँ मिलेगी, बता देता हूँ, अभी बता दो। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधा मेरा ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में देखो, यहाँ पे ऐप में ये ऑप्शन दिखता है ऊपर, 3 लाइन्स मिलेगी आपको ऊपर। वो 3 लाइन्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीए फाउंडेशन जून 21। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसको, आपको बस वहां पे एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना है, अलाउ करना है। जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे आपको PDF दिख जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। So that's all from my side. That's all. बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है प्लीज एक लाइक दे देना। मैं आपको क्या बताऊँ, 4 दिन लगते हैं इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके आपको बताने के। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। डू सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे ही कंटेंटफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।